आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना। हेलो नमस्कार, ये है आज तक रेडियो और मैं हूं नितिन ठाकुर। शनिवार का दिन है और हम लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से मनी मैनेजर। आपके रुपये पैसों से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढते हैं हम यहाँ। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर की। पिछले गुरुवार रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। 2 महीनों से तनाव चल ही रहा था। इस तनाव में ही शेयर बाजार जो है थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर हो रहा था। क्रूड ऑयल की कीमतें प्रभावित हो रही थी और पूरी दुनिया में इसका असर है। अब युद्ध के माहौल में असर और बढ़ेगा। अभी तो मालूम नहीं कि युद्ध कब तक चलेगा या कब थमेगा। तो 2 देशों के बीच की लड़ाई में अब जो पूरी दुनिया है उसकी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 4,500 किलोमीटर दूर बम बरस भी रहे हैं तो उससे हम पर क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारी जिंदगी में क्या बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया अब एक गांव है, तो कहीं भी कुछ होता है किसी भी कोने में, सभी को उसका थोड़ा बहुत ही सही लेकिन असर तो होता ही है। लेकिन ये असर कैसे पड़ेगा, कितना पड़ेगा, क्या महंगा होने वाला है, क्या मुश्किल से मिलने वाला है, इन सब पर ही आज मनी मैनेजर में हम बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि फ्यूचर की बात करेंगे, क्योंकि अभी पढ़ना शुरू जस्ट हुआ है। जब तक युद्ध चलेगा तब तक ये असर गहराएगा। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और रेडियो आज तक के सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। तो सर, टॉपिक पर तो बात करेंगे, लेकिन जैसा कि होता है सबसे पहले इस हफ्ते की हेडलाइंस। ईपीएफओ ने कहा है कि वो एलआईसी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब ये जो ईपीएफओ का फैसला है कितना चौंकाता है या फिर ये एक्सपेक्टेड था? देखिए, ईपीएफओ का फैसला चौंकाने वाला तो नितिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईपीएफओ को अगर जो लोग जानते हैं, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, 2 लाख करोड़ के जो आखिर के एक्रीशंस होते हैं, तो उसमें 45 से 50% उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होता है। फिर 35 से 45% के करीब जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये भी सेफ होते हैं, ये भी पहले भी सेफ होते हैं, ये भी सेफ होते हैं। उसके बाद 5% वो लोग शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं। और बाकी के जो 5% होते हैं उसमें वो आप देखिए कि वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में उनको इजाजत होती है। और इनके जो कर्ता धर्ता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, या जो इनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी होती है, एफआईएसी जिसको बोलते हैं, उसका निर्णय यह है कि अभी हम सीधा इक्विटी में एक्सपोजर ना लें, क्योंकि ये पैसा जो लोग नौकरी करते हैं उनके खून पसीने की कमाई है। जो शेयर मार्केट कल को डायरेक्ट इक्विटी में एक्सपोजर में बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो उस रिस्क को ऑब्विएट करने के लिए ईपीएफओ जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में तो इन्वेस्ट कर देता है, जो कि आप इनडायरेक्ट तरीका है इक्विटीज को एक्सपोज करने का, पर सीधा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करता है। तो आईपीओ एलआईसी का लगाना मुझे लग रहा है रिटेल इक्विटी में जाने के बराबर माना जा रहा है। तो इसलिए उनके सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने ये निर्णय लिया है कि अभी हम एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि वो ईटीएफ के माध्यम से एनएससी बीएससी में इन्वेस्ट करते हैं कुछ हद तक। जी जी, दूसरी हेडलाइन है सर कि स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और एनएससी 25 फरवरी से छोटे रोटेशन साइकिल यानी कि T+1 सिस्टम को शुरू करेंगे। इसे एक ऐसा कदम कहा जा रहा है जो ग्राहकों के लिए मार्जिन की आवश्यकता को कम करने और इक्विटी बाजारों में रिटेल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अब जो आम लोग हैं उनके लिए ये हो गई भूल भुलैया, तो थोड़ा सा इसे सुलझाइए सर। जी हाँ, बिल्कुल। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और फिर बेचते भी हैं, तो उन्होंने नोट किया होगा कि जब आप शेयर मार्केट में कोई अपना शेयर बेचते हैं, तो जिस दिन हम बेचते हैं, T+1 क्या है पहले हम देख लें। टी कहते हैं ट्रांजैक्शन को, मतलब जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन हुआ, मान लीजिए आपने आज बेचा, तो इसके 2 दिन बाद आपको उसका पैसा आता था, मतलब आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा 2 दिन बाद क्रेडिट होता था। इसको सेटलमेंट साइकिल कहते हैं। इस सेटलमेंट साइकिल को अब घटाकर T+1 कर दिया गया है, मतलब ट्रांजैक्शन +1 डे। इसका मतलब आपने आज ट्रांजैक्शन किया,
तो आपको अगले दिन उसका पैसा मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि रिटेल निवेशकों के लिए खासकर बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि होता क्या है कि आपने मान लीजिए कोई सामान बेचा है, अब वो पैसा आएगा, उसी को आप लगा के दोबारा लेना चाहते हैं, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाता है, और इसी वजह से ट्रेड जो ब्रोकर्स को मार्जिन रखना पड़ता है, क्योंकि वो साइकिल इतनी बड़ी है, वो मार्जिन उसको बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि पैसा जब तक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, उनको उतना मार्जिन रोक के रखना पड़ेगा। अब जब आपको पता है कि आपका पैसा अगले दिन क्रेडिट हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी खबर है रिटेल निवेशकों के लिए भी, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए, मार्जिन के लिए भी, और ब्रोकर्स के लिए भी। मैं मानता हूं एक बहुत सरदर्दी कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रोकर्स के पास निरंतर फोन आते रहते हैं, हमारी पेमेंट आई कि नहीं, हमें जल्दी पेमेंट चाहिए, किसी तरह से जल्दी नहीं हो सकता। ब्रोकर्स के पास ऐसे बहुत सारे फोन आते रहते हैं, जो ब्रोकर्स कहते हैं साहब ये तो स्टॉक एक्सचेंज का ही सिस्टम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत वेलकम स्टेप है। एक जमाने में T+3 होता था, पहले तो इससे भी ज्यादा समय लगता, तो अब घटा के T+1 आ गया। मुझे लग रहा है हम ऐसे युग की तरफ बढ़ रहे हैं, या जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन होगा, आपने सुबह किया, शायद आने वाले टाइम में आपको शाम तक ही पैसा मिलेगा। एकदम। अच्छा सर, कमोडिटी एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले कुछ समय में सोना 55,000 से 60,000 की रेंज में पहुंच सकता है। कहा जा रहा है कि ये वक्त है जब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सोने में। आप कैसा फ्यूचर देख रहे हैं? मैं तो नितिन सोने का हमेशा ही बहुत समर्थक रहा हूं, सोने में इन्वेस्टमेंट की। इनफैक्ट मेरे पास जब कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पूछता है कि मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं इसको कैसे लगाऊं, तो मैं उसको बोलता हूं कि आपके पास 15 से 20% इसमें सोने में आप लगा के और भूल जाइए, इसको आप रख दीजिए। क्योंकि सोने का आप पिछले कुछ सालों का रिटर्न देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न सोने ने दिया है। और सोने को अशांति पसंद है, सोने को युद्ध पसंद है, सोने को डिस्टर्बेंस पसंद है, सोने को डिस्ट्रप्शन पसंद है। तो आपने देखा जैसे ही रशिया यूक्रेन का आपस में संकट गहराया, सोने के भाव चढ़ने लगे, और जिस दिन अटैक हुआ उस दिन तो सोने का भाव खुदरा बाजार में अगर जो तैयारी के साथ बिकता है 53-54 हजार से भी ऊपर बिका है। तो मैं समझता हूँ सोने का आने वाले समय में, क्योंकि मुझे लग रहा है बुनियाद रखी जा चुकी है देश में, दुनिया में विश्व युद्ध की, हालांकि अभी ना हो और कभी ना हो, हम तो ये प्रार्थना करेंगे, पर हमारे हाथ में नहीं है बुनियाद। तो उस बुनियाद को देखते हुए ऐसा लगता है कि सोना आने वाले टाइम में आपको इस संकट से एक कवच, एक प्रोटेक्शन, हेजिंग जिसको हम कहते हैं, वो प्रोवाइड करेगा, और इन्फ्लेशन से लड़ने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि अच्छा रिटर्न देगा। बैंक एफडी वेफडी में तो आजकल आपको पता है ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, शेयर मार्केट रिस्की है, और सोने से लगाव हम भारतीयों का वैसे भी ज्यादा है। तो सोने में मैं बिल्कुल अपने 15 से 20% पोर्टफोलियो आप आराम से सोने में लगा सकते हैं। सर, चौथी हेडलाइन है, एनएससी स्कैम में थर्सडे को फिर एक गिरफ्तारी हुई। चित्रा रामकृष्ण के एडवाइजर आनंद सुब्रमण्यम गिरफ्तार किए गए हैं। कई लोगों से पूछताछ भी चल रही है। तो इस मामले से मार्केट कितना प्रभावित हो सकता है? देखिए अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब तो सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी इन्वॉल्व हो गए हैं उसमें, जो कि बहुत पहले हालांकि हो जाने चाहिए थे, पर चलिए देर आए दुरुस्त आए, अब तो यही कह सकते हैं। तो मुझे लग रहा है अगर ऐसा कोई खुलासा होता है कि उस समय में जब चित्रा रामकृष्णन जी एमडी और सीईओ थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, और ऐसा कोई खुलासा सामने आता है कि कुछ फंड्स या कोई अनड्यू एडवांटेज कुछ लोगों को दिया गया, ऐसा कुछ प्रूफ मिल जाता है, और जिसकी 8 करोड़ निवेशक जुड़े हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, तो उनका सबका भविष्य, और ऐसा कोई खुलासा निकल के आता है, ऑपरेशनल इरेगुलरिटी जिसको हम कहते हैं वो निकल के आती है, तो मुझे लग रहा है जिस दिन ऐसी खबर आएगी उस दिन मार्केट एक झटका ले सकती है। पर कुल मिला के हम देखें तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आज से उनको मुझे लग रहा है छोड़े हुए भी करीब 6 साल से ऊपर बीत चुके हैं, तो थोड़ा उतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शनैलिटी पे, उनके कार्य करने के तरीके पे अगर प्रश्न उठते हैं, तो इससे मार्केट झटका ले सकता है। लोगों को इस न्यूज फ्लो के लिए बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए और खबरें सुनते रहना चाहिए। रेडियो आज तक को खासकर फॉलो करना चाहिए, जहां पर आपको लेटेस्ट खबरें आई एम श्योर के इससे संबंधित आती रहेगी। बिल्कुल। तो अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर सर, और सबसे पहले तो रूस यूक्रेन को यदि हम छोड़ दें, तो मैं आपसे एक जेनरिक सवाल पूछ रहा हूं कि कोई भी दो देशों के बीच होने वाली जंग दुनिया पर कैसे असर डालती है? जी हाँ नितिन, आपके मैं ओपनिंग रिमार्क सुन रहा था, आपने कहा 4-5 साढ़े 4,000 किलोमीटर दूर हो रहा है। मुझे बड़ी मजेदार बात हुई, कल कोई मिला, उसने एक बड़ी पुरानी फिल्म का गाना मुझे गा के सुनाया। जब मैं आर्थिक विश्लेषण कर रहा था इस सारे युद्ध का, उसने कहा जी सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं। तो उसने मुझे गाना सुनाया कि जी मुझे क्या फर्क, आपने जो शुरू में बात कही मुझे वो बात याद आ गई उससे।
तो मैंने कहा साहब वो जमाना बीत गया, पता नहीं कौन से जमाने की फिल्म का आप गाना निकाल के लाए हैं, सिकंदर ने कोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। मैंने कहा मैं क्या करूं का जमाना गया। आप बिल्कुल आपने ठीक है, आप एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, दुनिया में कहीं भी कुछ होता है उसकी उसकी आंच, उसका रिपल इफेक्ट जो हम कहते हैं वो हमारे ऊपर बिल्कुल आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई बार एक तरीके से नहीं कई तरीके से आता है। और मुझे लग रहा है यहाँ तो जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर होने वाला है, बाकी बहुत पहलू है इसके कि रशिया से हमारे साथ हमारा ट्रेड है, यूक्रेन के साथ हमारा ट्रेड है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रही हैं, इसके शेयर मार्केट पर असर हुआ है, कई पहलू है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू नितिन निकल के आता है वो है फ्यूल इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं। 10 मार्च को इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, आपने देखा कि पिछले कई हफ्तों से पेट्रोल डीजल की प्राइसेस जम गई हैं अपनी जगह। और मैं तो कह रहा था, मैं तो मजाक में ये भी कह रहा था और 4-5 जगह अभी इलेक्शन करा दें या यूपी के इलेक्शन को और चरणों में कर दें जिससे कि ये कीमत रुकी रहे, यहीं रुके रहेंगे। बिल्कुल, वरना तो कोई कह रहा था कि अगर इलेक्शन ना होते तो 10-12 रुपये तो इन्हें चढ़ना ही चढ़ना था, डीजल पेट्रोल दोनों को। बिल्कुल, आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे में जो प्राइस का आकलन किया गया था, इकोनॉमिक सर्वे में एक एस्टिमेट दिया जाता है साल का, वहां $70-75 को मान के चल रही थी सरकार कि $70-75 साल में एवरेज रहेगा। ये तो कूद के $100 पार करके आए। तो मुझे लग रहा है सरकार के जो सारे एस्टिमेट्स हैं वो बिगड़ चुके हैं। अगर आज इलेक्शन का रिजल्ट आता तो मुझे लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का एक बैकलॉग भी क्रिएट हो गया होगा और वो तो 10-15-20 रुपए तक बैकलॉग आराम से जा चुका होगा। एक रफ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन जिसको कहते हैं, मेरे हिसाब से इतना हो चुका होगा। अब मजे की बात ये होगी कि ये 10-10, 15-15 पैसे करके लिया जाएगा या एकदम इसको घुड़दौड़ की तरह एकदम से आगे छलांग मार के सीधा 10-15 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। ये देखने वाली बात होगी। पर यह सच है कि फ्यूल इन्फ्लेशन से हम प्रभावित होंगे और कच्चा तेल 85% हमारे देश का बाहर से आता है। बहुत निर्भरता है हमारी इस पर, बहुत ना केवल वाहनों में बल्कि बहुत और जगह प्रयोग होता है। तो मुझे लग रहा है ये एक खतरा बना हुआ है और ये सीधा आपकी जेब पर, आपकी रसोई पर, आपके बटुए पर जाकर असर करेगा। बिल्कुल, और कोई भी युद्ध हो, यही बात है कि उसका फर्क तो पड़ता है, आप कह ही रहे थे। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि आप ये बता दें कि रूस यूक्रेन अगर इस युद्ध में मुब्तला रहे इसी तरह से, तो फिर भारत की आर्थिक सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत की आर्थिक सेहत की बात करें, आपको मैंने एक जिक्र किया। और अगर फ्यूल इन्फ्लेशन होती है तो फ्यूल इन्फ्लेशन में सरकार के सामने दो रास्ते होंगे। एक तो ये कि वो उस प्राइस राइज को, क्रूड का जो बिल बढ़ेगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अगर एब्जॉर्ब करती है तो फिर आपका फिस्कल डेफिसिट बिगड़ता है और क्योंकि फिर आपको टैक्सेस कम करने पड़ेंगे। अगर आप उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को उसी प्राइस पे देना चाहते हैं तो आपको टैक्सेस, जो हमने पीछे देखा था 10 रुपए से ज्यादा के टैक्स कट हुआ था, कुछ राज्य सरकारों ने किया, कुछ केंद्र सरकार ने, तो वहां फिस्कल डेफिसिट पर सवाल उठ जाएंगे। और अगर कंज्यूमर्स को पास ऑन करती है तो अभी मैंने जिक्र किया, आपकी रसोई, बटुए, जेब तक ये महंगाई जाके छेद करने लगेगी वहां पर। तो मुझे लग रहा है बहुत टाइट रोप वॉक रहेगी सरकार के लिए। कुछ बैलेंस होता नजर आता है, कुछ हो सकता है सरकार हजम कर ले, कुछ हम लोगों को, आम जनता को इसको हजम करना पड़ेगा। ये जो प्राइस राइज, एक तो ये इफेक्ट होगा कि ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा देगा। और इन्फ्लेशन का रेट, अगर नितिन आपको याद हो, कुछ हफ्ते पहले आरबीआई ने निकाला 6% से ऊपर चल रहा है सीपीआई जिसको हम कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स 12% के आसपास घूम रहा है। और इन आंकड़ों से मुझे नहीं लगता कि लोगों को कितना सरोकार है, पर ये जरूर है कि आपका किचन का बिल, आप जब खाने पीने का सामान लेने जाएंगे, बढ़ेंगे। पहला इफेक्ट तो ये होगा। दूसरा इफेक्ट, जो ये इकोनॉमिक सैंक्शंस नितिन हम सुन रहे हैं पिछले 2 दिन से, 3 दिन से, आप अमेरिका रोज नए नए सैंक्शंस लगाता है। उस दिन भी लगाई गई जिस दिन युद्ध हुआ, उससे अगले दिन भी हमने सुनी, और भी सुनने को मिल सकती है जैसे जैसे ये युद्ध आगे चलेगा। ये सैंक्शंस रशिया को अछूता बना देंगे। अछूता का मतलब है, हम बहुत सारे अपने डिफेंस सप्लाईज लेते हैं रशिया से, हमारा न्यूक्लियर एनर्जी पे एक पैक्ट हुआ है रशिया से, और प्लस हमारा करीब 70,000 करोड़ साल का हमारा उनसे बायलेटरल ट्रेड भी है। बहुत सारे एमएसएमईज उससे जुड़े हुए हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर, हमारी डिफेंस की सारी जो पोर्टफोलियो है वो उससे जुड़ी हुई है। तो कुल मिला के हम देखें, और यूक्रेन से भी हमारा करीब $2-3 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड है। तो वो सारा का सारा सप्लाई चेन डिसरप्शंस हमें देखने को मिलेगी। ये एक फ्यूल इन्फ्लेशन, एक सप्लाई चेन डिसरप्शन, इन दो पहलुओं पर आप पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो आप देख सकते हैं। ओके, बाकी मैं ये देख रहा था सर कि भारत जो है बड़े पैमाने पर कुकिंग ऑयल यूक्रेन से लेता है जी। फिर लोहा, स्टील, प्लास्टिक,
इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ये ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम यूक्रेन को भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जी जी। तो युद्ध की जब कंडीशन है तो अब हम यूक्रेन को देंगे क्या, वो हमसे लेगा क्या? ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शंस है, क्योंकि हमारे पास तो माल पड़ा हुआ है, अब हम कहाँ जाएं? देखिए, यूक्रेन के साथ नितिन, अगर हम एक अंग्रेजी में बोलते हैं, इफ वी गो इनटू रियल्म ऑफ थिंग्स, अगर हम सच की दुनिया में चले जाएं, तो यूक्रेन से हमारा कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार नहीं है। 2-3 बिलियन डॉलर का, 2-3 बिलियन डॉलर को मैं रुपए में कन्वर्ट करूं, और इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज्यादा नंबर नहीं आता, करीब 20-21 हजार करोड़ रुपए का ले दे के है। तो और अगर सैंक्शंस लगते हैं तो सैंक्शंस ज्यादा नितिन रशिया पे लगेंगे। यूक्रेन एज अ कंट्री, अब ये तो रशिया पूरा का पूरा यूक्रेन को कब्जा कर लेगा, वहां प्रो रशियन वहां पर बैठा देगा अपना एक शासक, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो मुझे लग नहीं रहा कि रशिया पर बहुत ज्यादा सैंक्शंस का असर होगा। रशिया पर जरूर होगा, यूक्रेन पर इतना असर नहीं होगा, रशिया पे आपको असर देखने को मिलेगा। तो यूक्रेन से जो एडिबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मुझे याद है, जो सूरजमुखी का तेल होता है जो कि कुकिंग में काम आता है, वो बहुत आता है यूक्रेन से। और पीछे जब एडिबल ऑयल की कीमतें बढ़ी थी तो उस टाइम बहुत चर्चा में थी ये सनफ्लावर ऑयल की कीमतें, जिसपे सरकार को बाद में टैरिफ भी रिवाइज करना पड़ा था, अगर आपको याद होगा। तो मुझे लग रहा है कि वो जो वहां का व्यापार है, अगर ऐसे ध्वस्त नहीं हो गया यूक्रेन के, बिल्कुल ही अब कुछ करने लायक ही नहीं रहा, तो बात अलग खरीदने लायक ही नहीं बचा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, उसको वापस बनने में समय लगेगा। लेकिन सर, उन्हीं फहरिस्त में एक दवाइयों का भी नाम है। हम बड़ा बाजार हैं, बेचते हैं, और ये तो हम रूस और यूक्रेन दोनों को देते हैं। जी, तो बिल्कुल। देखिए क्या है, देखिए, अब ये तो जो सैंक्शंस निकल के आ रही हैं नितिन, हमें उन सैंक्शंस को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए। मुझे लग रहा है इकोनॉमिक इंपैक्ट की दृष्टि से हमें उन सैंक्शंस को बहुत नजदीक से देखना चाहिए। आपने एक चीज नोट करी होगी, जो कि हमारे बहुत सारे, मुझे नहीं पता रेडियो आज तक के दर्शक इस बात को नोट कर रहे हैं, कि जब सैंक्शंस निकलनी शुरू हुई थी, उस दिन जिस दिन लड़ाई हुई थी और उसके बाद वाले दिन, उन्होंने एनर्जी को टेस्ट नहीं किया और उसको टच भी नहीं किया। क्यों? उनको, क्योंकि 40% यूरोप जो है, जो नेटो देश है ज्यादातर, वो रशिया से एनर्जी लेते हैं, नेचुरल गैस वहां से आती है, तो वो तो ठंड के मारे जम के बिल्कुल मर जाएंगे अगर वहां से बंद हो गया। और बहुत बड़ा कारण जर्मनी और यूक्रेन का, सॉरी, जर्मनी और इसका फ्रांस का यही था कि लड़ाई ना हो। उनको यही लग रहा था कि ये सप्लाई चेन ना डिस्टर्ब हो जाए, हम तो बिना मतलब ही मारे जाएंगे। जी बिल्कुल, और उन्होंने उस चीज को टच नहीं किया है। आप देखिए तो सैंक्शंस भी लगाई जा रही है, तो बहुत छांट के लगाई जा रही है। तो मुझे लग रहा है दवाइयां भी शायद उनमें से एक चीज होगी जिसके साथ छेड़ाखानी ना करी जाए। अभी तक ज्यादा सैंक्शन सुनने में आई है, वहां के कुछ बैंकों पे लगाई गई है, वहां के कुछ अमीर लोगों पे लगाई गई है जो कि पुतिन साहब के नजदीक थे। तो देखते हैं सैंक्शन कैसे खुल के सामने आती है, उसको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। और मुझे लग रहा है शायद दवाइयों को छोड़ दिया जाए, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बन जाता है, आपको लोगों को राहत कंटिन्यू रहे इस बात की। अच्छा सर, एक चीज और है कि चलिए नेटो कंट्रीज लगाएं, वो ठीक है, हमारे ऊपर कोई बाध्यता है क्या कि हम भी इन सैंक्शंस की खेल में फंसे, चाहे किसी पर भी ना हो? जी हाँ, देखिए, जब सैंक्शंस लगती हैं तो सैंक्शंस ऐसे, आप कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर हम अमेरिका से डील करते हैं, हम जर्मनी से डील करते हैं, तो सैंक्शन जब एक देश पे लगती है तो सैंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप भी उस देश से डील करेंगे और आप हमसे डील करना चाहते हैं तो आप वहां नहीं जाएंगे। समझ लीजिए किसी को कोरोना वायरस है, वो किसी दूसरे कोरोना वायरस वाले के घर होके आया है, तो आप उसको घर नहीं आने देंगे। कुछ ऐसी सैंक्शंस होती है कि आप फिर उस कंट्री से अगर डील करते हैं तो आप हमारे साथ डील नहीं करेंगे। ये ऐसा सैंक्शंस की परंपरा रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर नेटो और अमेरिका सैंक्शंस लगाता है तो, और भारत की इन कंट्री से बहुत अच्छे रिलेशन है, नेटो से भी अमेरिका से भी, जितने अच्छे रिलेशन रशिया से हैं उतने ही नजदीक के रिलेशन हमारे नेटो अमेरिका से पिछले कुछ सालों में बने हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो भारत को भी उसका असर झेलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है फ्रांस जर्मनी ये कहते हैं कि साहब अब अगर रशिया से डील करते हैं तो सॉरी, हम आपसे डील नहीं करेंगे। तो इससे प्रभाव पड़ सकता है, इससे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा नितिन कि हमें सैंक्शंस की जो फाइनल डिटेल्स है, एक अंग्रेजी में कहावत है, डेविल लाइज इन द डिटेल, हमें उन फाइनल डिटेल्स को देख के तब किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। ओके, और अब मैं ये भी देख रहा था कि रशिया और रशिया के बाद यूक्रेन, दोनों देशों में हमारे स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं, खासकर मेडिकल की पढ़ाई करने, और एक बड़ी तादाद है उनकी जो आज वहां फंसे हुए हैं, मेडिकल स्टूडेंट। मेरी पिछले दिनों कई बार बात भी हुई उन लोगों से। तो यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी सर, और कुछ लोगों के तो अभी 3-4 महीने थे बस पढ़ाई के, और डॉक्टर बन जाते वो लोग। जी, अगर आपने पिछले कुछ, मैं भी कल कुछ टीवी चैनल्स पे था और कुछ स्टूडेंट से पैनल में जुड़ा हुआ था,
तो उन स्टूडेंट से बात हो रही थी, उन सब ने एक कॉमन बात बोली, नितिन, जो आप अग्री करेंगे, आपने भी बहुत बच्चों से बात करी, आपको भी ये सुनने को मिला होगा। उन्होंने ये कहा, हमने जब उनसे पूछा कि भाई लड़ाई छिड़ने का तो बहुत टाइम से, कई हफ्तों से ये सिलसिला बन रहा था और बार बार धमकियां आ रही थी और सैटेलाइट इमेजेस बता रही थी कि जमावड़ा टैंक्स का और सैनिकों का बन रहा है, तो तब आप क्या करते रहे? आप लोग तब वापस क्यों नहीं आए? क्या आपके माता पिता ने आपको कहा नहीं कि भाई वहां खतरा है, आप वापस आ जाओ? उनका कहना यह था, और मैं उनकी बात से सहमत, उनका कहना यह था कि हमें यूनिवर्सिटीज ने कह दिया था कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, अगर आप यहाँ से छुट्टी करते हैं और अपने घर जाके बैठ जाते हैं, यहाँ कोई खतरा नहीं है, यहाँ बिल्कुल पीसफुल है, गीदड़ भपकी दे रहा है, रशिया वगैरह वगैरह, तो हम आपको कॉलेज से निकाल देंगे। मुझे एक स्टूडेंट ने यहां तक कहा कि हम आपको कॉलेज से निकाल देंगे। अब इस वजह से वो स्टूडेंट की तरफ एक डायलेमा हो गया, कैश 22 सिचुएशन, एक तरफ फ्यूचर और अब जान पे बनाई। तो मुझे लग रहा है कि वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ तो यूनिवर्सिटीज ऐसा लगता है कि उनकी रोजी रोटी चलती ही इंडिया से गए मेडिकल स्टूडेंट्स के सहारे है। बिल्कुल, अगर वो, और इसी वजह से उन्होंने उनको निकलने नहीं दिया, उनको लगा ये गए तो कल को जो बकाया फीस भी नहीं आई हमारी, और ये शायद दोबारा इनको इनके पेरेंट्स वापस भी ना आने दें। बिल्कुल, वहां की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन बिजनेस है, उस पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। अगर ये लंबा युद्ध चलता है और स्टूडेंट्स वापस नहीं जा पाते हैं या स्टूडेंट वापस जाना ऑप्ट ही नहीं करते हैं, बिल्कुल यूक्रेन की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वहां पर सीधी घात लगेगी नितिन। वो है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा मार्केट के लिहाज से है कि मार्केट पर तो देखिए खूब असर है इसका, हमने देखा इस हफ्ते के अंतिम दिनों में, है ना? तो आपका इन्वेस्टर्स को क्या सुझाव है? मेरा इन्वेस्टर्स को, जब से जिस दिन ये युद्ध हुआ नितिन, उस दिन से मैं बहुत नजदीक से मार्केट का मूवमेंट देख रहा था। 817 पॉइंट निफ्टी की और करीब 2700-2800 पॉइंट सेंसेक्स ने एकदम गोथा लगाया। तो मेरी इन्वेस्टर्स को सलाह थी, बहुत सारे इन्वेस्टर तो घबरा गए, ऐसे ऐसे लोग भी थे जो कि अपना काम धंधा छोड़ के पिछले 2 साल से यही काम करते हैं, खाली 1.5 करोड़ लोग नए जुड़े पिछले 1.5-2 सालों में। उनको मेरी सलाह थी कि अगर आपका नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है और आपके नुकसान झेलने की कैपेसिटी है तो आप उसमें बने रहिए, और अगर आपको प्रॉफिट था और प्रॉफिट अब कम हो गया है, कुछ इन्वेस्टर ऐसे थे जो काफी पहले एंटर किया था, उनको अपना प्रॉफिट बुक के बाहर आ जाना चाहिए, और जिनको नुकसान हुआ है वो नुकसान बुक ना करें। आप लंबी अवधि के निवेशक बने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, और आप पेशेंस रखें। और आपने देखा होगा कि उसके 2 दिन बाद ही मार्केट फिर बाउंस बैक भी हो गई। मार्केट बहुत इमोशनल है, बहुत सेंटिमेंटल है। जरा सी कोई अच्छी खबर आई, जब ये पता लगा कि नेटो अमेरिका ज्वाइन नहीं करे तो खाली बस रशिया यूक्रेन के बीच ही का ही रह जाएगा, तो मार्केट बाउंस बैक भी दिखाया। तो मार्केट के आप अगर लंबी अभी तक रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है नितिन कि इस साल का जो सेकेंड हाफ है, मतलब जुलाई से लेके और दिसंबर तक का, वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उससे पहले मार्केट वोलेटाइल रहेगी, ऊपर नीचे एक बाउंसी बॉल की तरह ऊपर नीचे होती रहेगी और बहुत शार्प मूवमेंट रहेंगे, पर उससे घबराए नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट है तो बुक करके बाहर आ जाएं, और अगर आपको लॉस हजम करने की कैपेसिटी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, तो आप कर ले। और एक और कैटेगरी नितिन जिनका मैं जाते जाते जरूर जिक्र करना चाहूंगा, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो तो बड़े मजेदार होते हैं। उनको तो वहां तो कहावत है, देयर इज नो अपसाइड और डाउन साइड, देयर इज ओनली प्रॉफिट साइड। मतलब वो तो मार्केट चढ़ती है तो कमाते हैं, मार्केट गिरती है तो कमाते हैं, तो उनके लिए तो भला क्या कहना है, उनको तो सिर्फ मूवमेंट चाहिए। वो तो यूं भी कमाते हैं और यूं भी कमाते हैं, हालांकि उसके लिए कोई ये सुन के करने ना लग जाए, उसके लिए बहुत हाई स्किल चाहिए होती है। ये हम चेतावनी देना चाहेंगे जी। एकदम। तो बहुत आसान भाषा में आपने बताया सर कि किस तरह से युद्ध का असर हर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है, और खासकर यूक्रेन रूस में जो कुछ हो रहा है उसका असर हम पर क्या पड़ेगा, और हमारी किचन के किस किस सामान पर पड़ेगा, और किचन के बाहर भी एक्चुअली। तो मुझे लगता है अगर किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज हमें भेजिए radio@aajtak.com पर। व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। शरद जी से पूछकर आपको जवाब जरूर पहुंचाएंगे, या शरद जी खुद भी दे सकते हैं। तो बताइएगा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो। लेकिन अब वक्त है हमारे आखिरी सेगमेंट का, क्लोजिंग बेल। तो बताइए शरद जी, बहुत हिलने हिलाने वाला हफ्ता है, किस किस बात पर हमको नजर रखनी चाहिए बजट बनाने से पहले? मुझे लग रहा है कि मैंने तो जब ये युद्ध की खबर आई तो मैंने तो लोगों को कहा, साहब आप कागज पेंसिल लेके बैठ जाइए। उसी दौरान मुझे वो शख्स मिले जो कहते हैं सिकंदर ने पूरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। मैंने कहा साहब आप बजट यूं बनाइए कि अगर ये महंगाई आपको हिट करती है, और महंगाई एकदम से नहीं करेगी, इसका आपको असर आने वाले 3 से 4 हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। और हम ये ना भूलें कि हर $1 जब पेट्रोल डीजल की प्राइस, क्रूड की प्राइस बढ़ती है, तो करीब करीब 70-80 पैसे पेट्रोल और डीजल की प्राइस भी साथ में बढ़ जाती है। मतलब $1 क्रूड का बढ़ा, 70-80 पैसे। और हम ये भी ना भूलें
कि जब भी $10 क्रूड बढ़ता है तो हमारी जीडीपी पे सीधा सीधा 20 से 30 पॉइंट की ग्रोथ पे उसका असर पड़ जाता है। तो आपको लाजमी बात है, आपका बजट, आपका किचन का बजट, आपका घर का बजट, तो बैठे फालतू के खर्चे अभी जरा टाल दें। कोई घूमने फिरने का ऑप्शनल प्रोग्राम बनाया हुआ है उसको टाल दें। कोई ऐसी बड़ी चीज खरीदने का प्लान बनाया हुआ है कि साहब ये तो लेना था हमने फरवरी और मार्च के महीने में, उसको थोड़ा सा रुक जाए, टाले नहीं तो रुक जाए। जरा इलेक्शन के रिजल्ट्स आने दे, देखते हैं ये पेट्रोल डीजल किस रफ्तार से भागते हैं, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। मुझे लग रहा है अपने बजट पे बहुत ध्यान देने की बात है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई 5000 किलोमीटर दूर हो रही। बिल्कुल ठीक बात है। और कुल मिलाकर जो लब्बो-लुबाब है बात का वो यही है कि स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है, और खासकर इस अगले एक हफ्ते में। इस एक हफ्ते में कुछ चीजें इधर कुछ चीजें उधर होंगी, लेकिन आपको उस इमोशन के हिसाब से नहीं ड्राइव करना है, बल्कि रुक कर देखिए। क्योंकि मार्केट, जैसा कि अभिषेक जी ने कहा, कि बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। कुछ बुरी खबरें आई तो थर्सडे को मार्केट काफी गिरा, कुछ अच्छी खबरें आई तो फ्राइडे को मार्केट ने रिवाइव करने की कोशिश की। तो ये आज का मनी मैनेजर था। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा। जिनका नहीं मिला उनके बारे में मैंने आपको बताया ही है कि radio@aajtak.com पर लिखकर भेजें या व्हाट्सएप कीजिए 9953332303 पर। आज का शो प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने, और साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं अमृत रेड्डी। अगले हफ्ते शनिवार को मनी मैनेजर में एक नए एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। मेरा नाम है नितिन ठाकुर, और शरद जी को भी। और अपना बहुत ख्याल रखिए और आज तक रेडियो सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।